चला दी क्या? हेलो अरविंद भैया, करण बोल रहा हूँ कल्चर मास्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 सवाल जो है ना, वो दुर्गों के दे दो उस किताब में से मेरे को। अभी मेरी शाम को क्लास है, अब मैं उधर आ नहीं पाऊंगा यार। 12-13 सवाल, 12-13 मान लो। हाँ, दुर्ग जो किताब में से है वो आरबीएससी वाली किताब देख। और तीनों टाइप के बनाने हैं, मिलान, कथन, अभिकथन वाले और वो क्षेत्र वाले भी, दिशा वाले भी। इधर से कौन सी दिशा में? अरे बातें नहीं। तो कल क्या करवाया? अच्छा, हस्तकला, पोट्री, प्रिंट, फड़, ये तीनों हो गई थी। मूर्ति कला हो गई, और मीनाकारी ये बताई थी। अब अपन जयपुर की हस्तकला पढ़ लेते हैं, फिर जोधपुर की, बीकानेर की, और ये समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो बोर्ड पे कि जयपुर की हस्तकला को आप कैसे याद रख सकते हो। याद रखना जरूरी है। ये जयपुर है, देखो बोर्ड पे, और इसमें ये मंदिर है, और ये मंदिर में ये जो मूर्ति है ये संगमरमर की है। इसलिए आपको ये तो सवाल आपने कर ही लिया होगा कि संगमरमर की मूर्ति कहाँ की फेमस है। तो जयपुर की बातें ही बता रहा हूं मैं। उसके बाद में आपने देखा कि यहां पे जाके देखा तो इस मंदिर में नीचे दरिया बिछी हुई है, और दरिया राजस्थान में 3 जगह की है, जयपुर की तो है ही, पर दरिया जो होती है वो टाकला भी जगह है। टाकला नागौर में है, सलवासा, सलावास है, सलवासा ये जोधपुर में है, और एक स्थान है लवाण, दौसा। इन सब जगह की ये कला है। तो दरिया बिछी हुई है, ऐसे याद रखना है। इधर देवी ने पैरों में पहनी हुई है जूतियां, और जूतियां भी 3 जगह की हैं। एक नागरी जूती होती है, एक होती है मोजड़िया की जूतियां, और एक होती है कसीदा युक्त जूती। ठीक है, अब ये आपको रटना नहीं है, सिंपल है। नगर, सबसे बड़ा नगर राजस्थान में कौन सा? जयपुर ही है। इसलिए नागरी जूतियां कहाँ की? जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। आप पहन के चलोगे, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, आवाज नहीं करती है, वो चलते समय पता ही नहीं चलता कि जूते पहन रखे हैं, स्लीपर पहन रखे हैं, वैसे टाइप की होती है। दूसरी आती है मोजड़िया, सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी जूती है ये मोजड़िया। ये जोधपुर की है। ये कहाँ की है? जिसको पहनने के बाद में चलते हैं तो आवाज करती है, वो चढ़ चढ़ की बोलती है। तो जैसे चलेंगे तो पता चल जाता है कि मोजड़िया पहन रखी है। बड़ा अच्छा चमड़ा होता है ये,
और सॉफ्ट भी होती है वैसे, मतलब परेशान नहीं करती पैर को। मैं खूब पहनते थे हम जोधपुर जब मैं पढ़ाते थे तब, और अब भी पहनते ही थे। पर अब गर्मियों में पहने तो सही लगे, अब सर्दियों में तो उसमें वो भी तो रहते हैं ना, छेद भी होते हैं, फिर ये सॉक्स पहन नहीं सकते आप। उस पे पहनोगे तो फिर अलग ही लगेगी, वो अजीब लगता है, तो डोगरे टाइप की लगती है फिर तो ये मोजड़ियां सबसे फेमस होती है, पहननी भी चाहिए, कभी जाओ तो लाना। कसीदा जिसके ऊपर निकला हुआ है, कसीदे वाली जूतियां, और वो होती है बीनमाल की। बीनमाल कहाँ है? जालो। तो साहब दरी 3 जगह की और जूती भी 3 जगह की, और अलग अलग जूतियों के नाम होते हैं, पेपर में पूछा जाता है। ये देवी जो होती है उसने एक हाथ में पहना हुआ है लाख का चूड़ा। किसका? लाख का चूड़ा, जिसको बोलते हैं मोखड़ी या मोकड़ी। कड़ी मतलब हाथ में पहनने की है, इसलिए मोखड़ी कहलाती है। लाख के चूड़े को मोकड़ी कहते हैं। आरपीएससी 2011 का सवाल था, ये सेकंड ग्रेड का पहली बार आया था, तब लोगों को पता ही नहीं था इस बात का। तो एक हाथ में लाख का चूड़ा जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चूड़ियां पहनी जाती हैं कांच के मुस्लिम समुदाय में अधिक, और लाख का महत्व होता है हिंदू धर्म में ज्यादा। कहते हैं कि इससे पति जो होता है उसकी लंबी उम्र रहती है, लाख पहनना अच्छा माना जाता है, और पहनना भी चाहिए। जो लोग पुराने जो परंपरा को निभाते भी आ रहे, उन चीजों को करने में कोई हर्ज नहीं है ना। पर आजकल तो गया जमाना, अब तो कौन पहनता है? एक हाथ में पहन ले, दूसरे में नहीं पहने, जिससे काम करना होता है उसमें नहीं पहनते, क्योंकि वो टूटने का भी डर होता है ना भाई, वो भी अपशगुन है एक तरीके से। पर पहले तो 3-3 चूड़े 4-4 पहना करती, अब कोई नहीं पहनता। एक चूड़े का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं मुठिया। मुठिया का मतलब ये होता है पहले एक चूड़ा डाला, फिर चूड़ियां डाली, फिर चूड़ा डाला, ऐसे, उसको मुठिया बोलते हैं। तो ये भी अपने चलता है, पर अपने पेपर में तो ऐसा काम का नहीं है। उसके बाद में अगली बात आती है, ये भाई फैशन वाली देवी है, दूसरे हाथ में हाथी दांत का चूड़ा पहन रखा है। किसका? राजपूतों में चलता ही था ये हाथी दांत का चूड़ा, तो बड़ा महंगा आता है, ये सस्ते नहीं होते। कभी हवा में मत कह देना मैं ला दूंगा हाथी दांत का चूड़ा, है ना, नहीं तो फिर हवा टाइट ही हो जाएगी, बता दिया। हाँ, तो ये हाथी दांत, क्योंकि हाथी के दांत का काम करने से पहले वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। दांत तोड़ा भी जाएगा और उसके चूड़े बनेंगे। आप ये कहते हो कि आपके पास में खूब सारे पैसे हैं, बंजारा महिलाओं को देखना, पूरे हाथ में यहां तक हाथी दांत के चूड़े होते हैं, बहुत पैसा है उनके पास में, बस वो है कि दिखावा नहीं करते। अपने तो ये है, जाट, अहिर, गुजरों में, इन तीनों में तो पैसा आ गया ना, अगले दिन घर पे थार आ जाएगी, कोई लेना देना नहीं है। क्या काम की है वो? जब फिर बाद में थोड़े दिन बाद में पता चलता है यार गलत ले आए, अब इसको बेच दे तो ठीक रहे, है ना। तो थोड़े से पैसे में ही कूदने लग जाते हैं, दिखावा ज्यादा चलता है। बढ़िया जो होता है ना, कभी पैसे का दिखावा नहीं करता। पता नहीं कितने पैसे होते हैं, और पहन के आएगा तो लोअर टी शर्ट, स्लीपर भी टूटी पड़ी होगी, दिखावा क्या ही करना है। पर ये और इनके पैसा पचता नहीं है बाकी जातियों के बढ़िया के अलावा। तो यहां से याद रखना है, हाथी दांत का चूड़ा भी कहाँ का है? जयपुर और जोधपुर। और लाख का चूड़ा भी कहाँ का है? जयपुर और जोधपुर। दोनों के दोनों ऐसे कैसे याद रखना सीक्वेंस में, ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे याद रख लो कि ये शीला माता है, बस ये लो, तो शीला माता जी से ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे ही सर्दी आई तो माता जी को उड़ा दी पाव रजाई। किसी? पाव रजाई, यानी कि पाव मतलब 250 ग्राम वजन इस रजाई में होता है। गाँव में खूब देते हैं, लड़कियों की शादियों में अक्सर दी जाती है पाव रजाई। पर आप जयपुर की सर्दी जो है उसको रोक सकते हो पाव रजाई में, है ना। और आप उदयपुर में सर्दी कम होती है तो उसको रोक सकते हो पाव रजाई में। कभी जैसलमेर में पाव रजाई लेके मत चले देना, नहीं वापस पाव राख बन के आएगी, है ना, कि ये लो साहब आपका बेटा जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, है ना। और वीर गति को प्राप्त किससे हुआ? सर्दी की वजह से मर गया, क्योंकि वो वहां पे काम नहीं कर सकती। भाई ठंड यहाँ कम होती है, इसका कारण ये नहीं है कि पहाड़ी वाड़ी की वजह से, प्रदूषण अधिक है। प्रदूषण है तो वो ऊपर जाता है तो उसकी लेयर बन जाती है, और लेयर बनती है तो नीचे आ ही नहीं पाती वो। आप कभी देखना बादलों की तरफ, यहाँ ऊपर जब जाओगे इस पे लेयर बनी पड़ी है जयपुर पे, अलग ही दिखाई देता है। तो यहां से लेयर बनती है
और उदयपुर ऐसी जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र है। फिर दूसरा बांसवाड़ा नजदीक है, कर्क रेखा पास में पड़ती है। मौसम के मामले में सबसे अच्छा शहर उदयपुर, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, रोज तो धूप दिखाई देती है, डेली धूप दिखेगी सर्दियों में, ऐसा कोई दिन नहीं होता। और आप रोजमर्रा के काम आराम से कर सकते हो। और अपने यहाँ तो सूर्य के दर्शन नहीं होते 20-20 दिन तक। और बीकानेर जैसलमेर वालों की तो और हालत खराब है, 1.5-2 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते, लगातार चलते रहता है वो ऐसे। और वो कोहरा जब गिरता है तो हाथ से हाथ दिखाई नहीं देते, एक्सीडेंट हो गया और फलाना हो गया, बड़ा लफड़ा है उधर। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, डेली धूप निकलेगी, आप शर्ट शर्ट में सर्दी निकाल सकते हो आराम से। गर्मी भी आप ये मान के चलो कि पंखे पंखे में अगर 2 जगह से अगर आपके वो लगे हुए हैं जाली वाली, तो आप दोनों साइड से खोल दो उसको, पंखा चलाओ, बाहर कितनी ठंड आती है रात को 9 बजे के बाद, तो चाहे कितना ही गर्मी हो पता ही नहीं चलता। इसलिए तो वहां ठंड, मौसम अच्छा है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि वहां पे पेड़ पौधे अधिक है। आप वन की रिपोर्ट पढ़ते हो तो ज्यादातर वही मिलते होंगे। हाँ, तो वन की वजह से ही तो है, नहीं तो जैसलमेर बीकानेर में तो आप देखो वहां वन नहीं है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। इसीलिए आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे पाव रजाई, ये भी जयपुर की है। जैसे ही श्रावण आया तो लहरिया उड़ा दिया देवी को, इसलिए लहरिया भी कहाँ का है, जयपुर। इनके बारे में तो वेशभूषा में बात करेंगे, लहरिया पे तो बहुत सारी बातें हैं, तो अपन उसमें पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है। फिर दूसरी आप समझते ही हो, देवी के यहाँ पे मीनाकारी, जो कल मैंने बता दी है। मीनाकारी कौन लेके आया था, मान सिंह। कहां से लाया, लाहौर से। मूलतः कहाँ की है, फारस। सोना किससे मिलता है, कुदरत से, तो इसीलिए ये कुदरत सिंह इसके कलाकार। अच्छा, मीनाकारी का काम जो होता है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा होता है, सोने के काम की बात जब आ जाए तो आप बिना सोचे समझे जयपुर कर दो। क्यों भाई, इसका बड़ा रीजन है जो आपको शायद नहीं पता होगा और कभी सुना भी नहीं होगा। इसका मुख्य कारण यह था कि राजस्थान में, जयपुर में लोगों के पास में सोना अधिक है। अच्छा, सोना अधिक था तभी तो सोने पे काम ज्यादा हो रहा है। अब एक आदमी है जिसके पास में, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, वो कहां से सोने का काम करवा देगा। यहां आप पढ़ो, जोहरी बाजार सोने के नाम से पड़ा हुआ है, आभूषणों पे बहुत सारा काम होता है। माणक बाजार, वो भी जयपुर में ही है। तो ये सब नाम इसीलिए पड़े हुए हैं कि यहाँ के लोगों के पास में सोना अधिक है। अच्छा, इसका मुख्य कारण ये था कि सबसे पहली रियासत है जिसने मुगलों के साथ में संधि की है, और पहली रियासत है जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। तो जब भी लड़की का विवाह होता है तो ससुराल वाले जो होते हैं वो ज्यादातर, हमेशा ही ज्यादा सोना डालते हैं लड़की के, डालते ही है ससुराल वाले, आज भी तो डालते ही है। और मुगलों के तो नाक का सवाल था ये, क्योंकि पहली बार राजपूतों के साथ संबंध बन रहे हैं और इज्जत बचाने के चक्कर में जितना सोना है डालो इसके जोधा के, तो खूब सारा सोना डाला गया। एक कारण तो ये था। और फिर उसके बाद में जब जोधा यहां से विवाह करके गई तो पहले वाली जितनी भी बीननियां हुआ करती थी वो क्या करती कि जैसे 4 भाई हैं और चारों भाइयों के चारों पत्नियां जो है वो अलग अलग जगह से आई है, तो उनके पास जितना भी सोने चांदी के आभूषण होंगे वो चारों के चारों ले जाके रखेंगी सासू माँ के पास में। ऐसा नहीं है कि खुद के गुल्लक में ले जाके रख दिया यार, कुछ जिस दिन पहनना उसी दिन पहने, ऐसा नहीं, सब सासू माँ के पास में होता था और चाबी उनके पास रहती थी तिजोरी की। अब जब जब जरूरत होती तो निकलवा के पहन लेती थी, फिर वापस ले जाके वहीं रख देती थी। अब वहां पे रख देती। एक बात तो ये, अब क्या होता है कि मान लो 10-20 साल में अलग तो होंगे, और जिस दिन वो अलग होते तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जो लाई वो मेरा मुझे दो, नहीं, सबको मिक्स किया जाएगा। 2 किलो हो गया तो चारों के आधा आधा किलो बांटे आएगा, और हो सकता है किसी ने 1 किलो लेके आई तो उसको भी आधा किलो ही आएगा, यानी कि सबको बराबर बांटा जाता था। आप जब साथ में रहते थे तब आपने क्या कहां से लाए, वो जिस दिन बटेगा उस दिन सबका कैसे बटेगा, बराबर बटेगा। इसीलिए महिला समझदार होती थी, क्या करती, थोड़ा सा सोना लेके जाती ससुराल में और आधा सोना अपनी मां के पास रख के चली जाती कि जिस दिन मैं अलग हो जाऊंगी उसी दिन आपके पास से लेके चली जाऊंगी। बहुत सारी चीजें होती। और फिर इसी प्रकार से जोधा जो है उसने भी जितना सोना डाला वो इधर ही रख के चली गई। अब उधर रियासत में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आधा तो वो रह गया। और दूसरा कारण ये था कि इन्होंने संधि जब की थी तो इनकी संधि ये थी कि भाई जहां जैसे मान लो कि मानसिंह है जयपुर वाला, उसने अटैक किया चित्तौड़ पे,
तो चित्तौड़ जीतने के बाद में, चित्तौड़ तो किसका, अकबर का, पर वहां से जो लूटपाट का सामान लेके आया वो सारा इनका। अब भाई सोना चांदी खूब लूटते थे, रानियां जोहर भी करती थी, राजा कटते थे, मरते थे, राजा भी पहन के रखते थे। तो लड़ाइयों में क्या पता से थोड़ी बढ़ते, जो हाथ लग गया उसको ले चलो। तो इसलिए इसने 77 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, इसलिए खूब सारा सोना लूट लूट के लाया और यहाँ पे लाके रख दिया। और इंदिरा गांधी सबको लेके चली गई, सबकी जय हिंद जय भारत कर गई यहाँ पे, है ना। कितना ही कमा लिया तुमने, कितना ही लूटा, मैं एक बार में ही कलेश काट दूंगी। और वो पैसा आज स्विस बैंक में है, जिससे कांग्रेस सरकार चल रही है। नहीं, इनके पास क्या ही पैसा था किसी के पास, सारा यहीं से गया है, इस जयगढ़ में से, विजयगढ़ जो इसके अंदर बना हुआ है। तो इसीलिए आप याद रखो, कहते हैं डोगरे कहते हैं 200 के आसपास ट्रक गए थे यहां से भर भर के। तो सोना था जयपुर वालों के पास, है ना, और यहाँ पे बहुत सोना था। तो ये इसी वजह से भाई जहां सोना होगा वहीं पे आभूषणों पे कार्य होगा। तो मीनाकारी का सबसे अधिक काम कहां होगा, जयपुर में। अब सोने से संबंधित कार्य देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है कुंदन कला, कीमती पत्थर जो होते हैं उसमें ही सोना जड़ देते हैं। बाटा है, उसमें सोना भर दिया टांचे मार मार के, तो वो एक कुंदन कला होती है। एक होती है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी का मतलब क्या होता है कि फौलाद की बनी हुई वस्तुओं में सोना भर दिया। फौलाद का मतलब लोहा होता है, मजबूत लोहा है, उसके ऊपर सोना भर के चित्र बना दिया, वो कोफ्तगिरी कहलाती है, जयपुर की है। क्रोप्ट सिटी, तभी तो जयपुर को कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। और एक होती है मुरादाबादी। मुरादाबादी ये भी इसी से संबंधित है। एक आती है तैनीसा, और तैनीसा जो होती है इसमें क्या करते हैं, डिजाइन कोई भी जो होती है उसको गहरा खोद के सोना भरने की कला, आभूषण का रंग भरने की कला, वही तैनीसा कहलाती है। ये सारी की सारी कला मीनाकारी से संबंधित है। आपसे कैसे पूछता है कि कुंदन कला कहाँ की है, जयपुर की। कोप्तगिरी कहाँ की है, जयपुर की, उदयपुर की, है ना। मुरादाबादी कहाँ की, जयपुर अलवर। तैनीसा जयपुर, उदयपुर, अलवर। तलवार जातिर, सिगलीगढ़ जातिर, ये खूब सारे लोग करते हैं इन पे काम। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने जैसे जैसे बताया, अगर ऐसे भी याद कर गए तो जयपुर समाप्त हो गया, ये मान लो। तो मूर्ति तो किसकी है, किसकी है, शीला माता की। कौन सी माता की, किसकी बनी हुई है, बस ऐसे याद रख लो। संगमरमर की मूर्ति जयपुर। उसके बाद में पैरों में क्या बिछी हुई थी, बोलो। दरिया कितनी जगह की हैं, 3। कौन कौन सा, टाकला, सलवासा और लवाण। तो ये याद रख सकते हो। और जयपुर की तो है ही, जयपुर की है तभी तो लिखवाई गई है। अब उसके बाद में आता है पैरों में क्या पहने हुए थे, जूतियां। जूती में नागरी जूती कहाँ की, जयपुर। मोजड़िया की जूती, कसीदे वाली, बेनमाल। याद रह जाएगी बात। उसके बाद में जैसे ही हाथ में किसका चूड़ा था, एक में और दूसरे में हाथी दांत का। और सर्दी आई तो क्या ओढ़ ली, और उसके बाद बारिश के टाइम पे लहरिया। बारिश में क्या उड़ा, श्रावण मास में। उसके बाद में मैंने बताया कि मीनाकारी, और मीनाकारी से संबंधित कला आपको बता दी सारी की सारी। तो एक बार लिखिएगा, ऊपर लिखो जयपुर की हस्तकला। इसकी फोटो खींच लो, मैं बोल लूं तो गा, ये तो एक कॉमन है, मत खींचो। तारे जैसे जो करो ये लो, जो जैसा है उसके जैसे ही है। लिखो, लक्षण तो है ही नहीं ना, काम की बातें तो तुम्हें पसंद ही नहीं आती। नहीं क्या काम आएगा, लिखवा तो रहा हूं, ये तो कोई काम का नहीं है। नहीं ये काम का ही नहीं है। लिखो जयपुर की हस्तकला, जयपुर की हस्तकला। और इसमें लिखो सबसे पहले लिखना दरिया, दरी। और दरियों में लिखो, जयपुर भी लिख दो दरी में, जयपुर तो ऊपर लिख ही दिया, बाकी आप नीचे लिखो टाकला, नागौर, टाकेला।
दरी के आगे कुछ नहीं, टाकला नागौर स्थान लिखना है। टाकला नागौर, सलवासा जोधपुर, सलवासा या सालाबास ऐसे जगह होती है, जोधपुर। लवाण दौसा, लवाण दौसा, इन 3 जगह की दरियां हैं। उसके बाद में लिखो जूतियां, जूतियां, और जूतियों में लिखो नागरी जूती, नागरी जूती। और नागरी जूती कहां की है? जयपुर की। नागरी जूती जयपुर की। मोजड़िया की जूतियां जोधपुर, मोजड़िया की जूतियां जोधपुर। कसीदा युक्त जूतियां बीनमाल जालोर, कसीदा युक्त जूतियां बीनमाल जालोर, कसीदा युक्त जूतियां बीनमाल जालोर। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, जूतियों के बाद में लिख लो हाथी दांत का चूड़ा जयपुर और जोधपुर। हाथी दांत का चूड़ा जयपुर व जोधपुर। हाथी दांत का चूड़ा जयपुर व जोधपुर। लिख लिया? हाथी दांत के चूड़े के नीचे लिखो यह कार्य करने से पहले, यह कार्य करने से पहले वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। लिख दिया? उसके बाद में लिखो लाख का चूड़ा, लाख का चूड़ा जयपुर जोधपुर। लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहते हैं। लाख की चूड़ियों को मोखड़ी या मोकड़ी, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी या मोखड़ी कहते हैं। मोकड़ी मोखड़ी खे, एक में खे लगा दो, एक में खे लगा दो, एक ही बात है दोनों। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, बस। उसके बाद में लिखो अगला लिखो पाव रजाई, पाव रजाई जयपुर है। पाव रजाई जयपुर। लहरिया जयपुर जोधपुर। लहरिया जयपुर और जोधपुर। जयपुर जोधपुर।
लिख लिया। उसके बाद में लिखो कुंदन कला। कुंदन कुंदन कला। कुंदन कला। इसमें लिखो आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला। आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला। कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला। लिखवा ही दिया तुम्हें, सब कुछ लिखवा रखा है। लिख लिया। ये जयपुर की है, इसके सामने लिख देना। लिख दिया। उसके बाद में लिखो अगली मुरादाबादी। मुरादाबादी। मुरादाबादी में लिखो जयपुर। जोधपुर जयपुर। हाँ बस जयपुरी। हाँ उसके बाद में लिखो, इसमें लिखो अर्थ क्या होता है इसका, कई बार अर्थ पूछ लेता है। पीतल की बनी वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी करना। पीतल की बनी वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी करना। पीतल की बनी वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी करना। इसका नाम मुरादाबादी इसलिए क्योंकि ये मुरादाबाद की है, बस। यह कला मूलतः मुरादाबाद की थी। यह कला मूलतः मुरादाबाद की थी, इसीलिए तो हो गया इसका नाम। तहनीसा। 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 आगे आ जाए मैं बता दूं। अलवर और उदयपुर। तैनीसा, अलवर और उदयपुर। अलवर की तलवार साज जाति होते हैं ये, और इधर उदयपुर के सिगलीगढ़। डिजाइन को गहरा खोदकर आपको सब स्वर्ण नक्काशी है। नक्काशी करना, हटना क्या, लिखूं कैसे फिर? ऊपर ऊपर से ही लिखूंगा, लटक के लिखूं ऊपर से नीचे। ये पढ़ना होता है, फिल्म थोड़ी बना रहा हूं मैं। हैं? क्यों नहीं है जोधपुर का? मोठड़ा अलग चीज है, लहरिया अलग होता है। जब आएगा तब बताएंगे।
लहरिया जिसमें ये लहर होती है, इसको काटेगा, चौखाने बनेंगे, चौखाने बनेंगे तो मोठड़ा बनेगा। क्रॉस लहरदार लहरियों को मोठड़ा कहते हैं। तो मोठड़ा जोधपुर का है और लहरिया जयपुर का भी है और जोधपुर का भी है और सुजानगढ़ का भी है। तो ये इसलिए है जयपुर जोधपुर का, तो कि जयपुर वालों लड़कियों का सर्वाधिक विवाह हुआ जोधपुर। जोधा का विवाह हुआ था, उसके बाद में घूमर में एक बोल आया करता था कि माने राठौड़ा रे घर गाले दीजो हे माए, माने परदेसा मत दीजो, कि मुझे बाहर के लोगों से विवाह नहीं करना। तो राठौड़ों के घर मतलब जोधपुर। अब यहां की महिला जोधपुर विवाह करके गई, यहां पे वो अपनी क्या नाम है भाभी है, बेटी बहन बेटियां सबको देखती है कि श्रावण में लहरिये पहनते हैं, तो क्या वो जोधपुर में नहीं मांगेगी क्या? तो मांगेगी तो जब किसी चीज का उत्पादन बढ़ेगा तो मंगवाई भी जाएगी, इसलिए जोधपुर का भी फेमस हो गया। अभी क्या हो गया कि हर व्यक्ति जो है ना, एक चीज के प्रॉब्लम होती है, छोटे बैच में हमेशा फैक्ट ही पढ़ सकता है बच्चा, कंसेप्ट उसको चाहिए ही नहीं किसी को भी, इसलिए सबको आदत पड़ गई फैक्ट फैक्ट पढ़ाने की। मास्टर भी फैक्ट ही पढ़ा के निकल जाते हैं बस, या तो पता नहीं होता। अब इनमें फैक्ट जो है ना, अब ये नया जो पैटर्न बदला है अभी, अब ये गए काम से। जो अब आ रहा है ना ये कथन के अभिकथन, अब ये गए काम से, क्योंकि अभिकथन में कुछ होता है, कारण में कुछ और ही होता है, तो फिर लफड़ा हो जाता है। इसलिए अब ये भूल जाओ। क्यों का मतलब मेरे से पूछ लेना, मैं बता सकता हूं हर चीज का क्यों। पढ़ाई उस लेवल से ही है, फिर तैयारी उसी की गई है ना, कि वहां पे हमें लिखना ही पड़ता है मेंस में। इसलिए भाई लफड़ा है, हमने तो हर चीज का क्यों ढूंढा है कि ये कारण क्या रहा, तो उसी तरीके से आपको बता देंगे। तो तैनीसा में लिखा, तो ये तो लिख ही लिया। एक लिख लो कोप्तगिरी। अरे तुझे जितना बताया जा रहा है उतना लिखना। ये मूलतः होता है क्रोफ्ट, क्रोफ्ट सिटी जयपुर है। तो ये फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पे, इसके सामने तो लिख देना जयपुर और उदयपुर। अभी उदयपुर वाली को मिला था जीआई टैग। कोप्तगिरी में लिखो जयपुर और उदयपुर, और इसके नीचे लिखो फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर फौलाद, फौलाद मतलब होता है लोहा, कोष्टक में लिख लेना लोहा। फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी करना, सोना जड़ना, लोहे में सोना जड़ देना, ये कहलाती है क्रोफ्ट। क्रोफ्ट का काम होता है ये कला थी दमसिक, और दमसिक से आई पंजाब, और पंजाब से राजस्थान, जयपुर। लिखना चाहो तो लिख लो, दमसिक से पंजाब और पंजाब से जयपुर। लिख दिया है? तो ये जयपुर की हस्तकला। एक आती है जयपुर में पेपर मेसी कला, लिखो पेपर मेसी, जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक। पेपर मेसी का घोड़ा सिटी पैलेस में रखा हुआ है जयपुर वाले में।
पेपर मतलब कागज के होते हैं ये। एक था इसका कलाकार जमुना प्रसाद और एक था सामल राम। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए थे और इन दोनों ने सबसे पहले चौपाए पशु बनाए। ये सवाल अच्छा है। पहली बार 4 पैरों के पशु अगर किसी ने बनाए तो ये दोनों कलाकार हैं, जमुना प्रसाद और सांवल राम। और ये दोनों कौन सी स्कूल में रहा करते थे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो पेपर मेसी जयपुर की है और दूसरी टोंक। कागज से चित्र बनते हैं, कागज से बनाई जाती हैं चीजें। सिटी पैलेस टोंक की भी एक गांव है, वैसे देखा जाए तो पलई गांव पड़ता है। लिख लिया? तो जयपुर में पैरों में क्या बिछी हुई थी और क्या पहने हुए हैं? कसीदे वाली जूती। बोलो। और उसके बाद में नागरी जूती, मोजड़िया। और एक हाथ में किसका चूड़ा? दूसरे में लाख के चूड़े का काम करने वाले मणियारा। कौन होता है? और ये लाख की चूड़ियों को बोलते क्या है? मोखड़ी। और कौन सी रजाई? पाव रजाई। और श्रावण में क्या? लहरिया। ये सब याद रख लेने, है ना। और कुंदन कला और ये सब कला जो भी आभूषणों से संबंधित है वो सारी कहाँ की? जयपुर। उसका कारण बता दिया मैंने क्यों, तो इसलिए आप याद रख सकते हो। और पेपर मेसी कला भी कहाँ की है? जयपुर और टोंक। पेपर मेसी का घोड़ा कौन सी जगह पे रखा हुआ है? सिटी पैलेस में। और 2 व्यक्तियों का नाम बताओ जिन्होंने चौपाए पशु बनाए। जमुना प्रसाद और सामल। इन्होंने चौपाए पशु बनाए थे पहली बार। कौन सी कला में? पेपर मेसी कला। तो ये जयपुर हो गया। अब बात कर लेते हैं जोधपुर की। देखो दिखा, जोधपुर का सबसे फेमस है बादला। ये क्या होता है? जिंक से निर्मित पात्र, जिसमें पानी ठंडा रहता है। ये कहलाते हैं बादल। अब इसको रटो क्यों? आजकल तुम मिल्टन वाली बोतल लाते हो, उसके अंदर भी जिंक ही होता है, इसलिए वो भी एक तरह का बादला ही है। जैसा पानी डालते हो वैसा ही रहता है। तो ये बादला जो है ये जोधपुर के होते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद में याद करना बटवे। जितने भी पर्स होते हैं ये जोधपुर में बनते हैं अच्छे, कभी जाओ तो वहां से ले आना। तो पर्स जो होते हैं वो भी कहाँ के हैं? जोधपुर के। ये भी पता होना चाहिए। तो सुबह सुबह अपनी जेब में डालते हो पर्स तो याद किया करो कि यार ये कहाँ से आया हुआ है, तो भी पता होना चाहिए। है ही नहीं तो कोई ढंग का सा कुआ जोड़ देख लो और जल्दी टाइम निकाल के निकल लो, कोई काम नहीं है। धरती पे बोझ ही बढ़ा रहे हो, जनसंख्या ही कईयों का तो यही नहीं पता कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं। कई तो जनगणना में नाम लिखवाने के लिए आए हैं बस।
मैं तो बहुत पहले समझदार हो गया था। जब सोचे नहीं होगी दुनिया तभी समझदार हो गया। हम वो आदमी जिम्मेदार अपने आप बन जाता है, कोई भी करवाता नहीं है, कोई भी किसी का मोटिवेशन नहीं होता। जब सामने दिखता है ना तो मजबूरी में सब चीजें सीख लेता है। वो कहते हैं गांव में एक कहावत है कि या तो अपने आप से सीख लो, नहीं तो फिर बाद में अपने आप ठोकर खा के सीखोगे। तो वही बात है, एक आदमी होता है, आपने उसको कुछ कह दिया वो समझ जाता है, समझ गया तो वो संभल गया। एक वो होता है। अब हमने तो देखा ही नहीं, कभी पैसा नहीं देखा था। दूसरी बात ये थी कि जिम्मेदारियां इतनी थी। 11वीं क्लास में पढ़ता था, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट था उस समय में। 11वीं में दिन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आता और शाम को 11वीं का अकाउंट्स ट्यूशन पढ़ाया करता ताकि बच्चे से पैसा आ जाए। और वो पहले कितने रुपए देते, 150 रुपए महीने के। हाँ, एक बच्चा 150 रुपए देता था महीने के। और उसके बाद में ये बच्चे कितने को होते, 10 से 12, बस ज्यादा 10 से 12 बच्चे होते थे, है ना। और उसके बाद में वो फिर उसको रखते और उससे घर का काम चलाते कि कर्जा हो रखा है उसमें से उतारते, उसमें भी खर्च नहीं करते। फिर 12वीं में पढ़ते दिन में गवर्नमेंट स्कूल में और शाम को 12वीं का ट्यूशन पढ़ाते। और फिर उसके बाद में 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर में होते ही मैं कल्चर पढ़ाने लग गया था, जब मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था। और हाँ, कोई लेना देना नहीं। उसका बड़ा कारण यह था कि वास्तविकता थी कि मैं हिस्ट्री से थोड़ी था, मैंने तो बीकॉम किया है, बाद में फिर हिस्ट्री से की है, बहुत सारी चीजें तो बाद में की है, पहले मेरा इस सब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं। बस ये था कि सीखने वाला होना चाहिए, अपने आप सीख जाता है। आदमी को जिम्मेदारियां सिखा देती है। और बड़ी बात कि आज तक कभी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा, कभी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा, आज तक का रिकॉर्ड है। तो करने तुम तो कार्टून के कार्टून ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बस बहुत बहुत धन्यवाद। लखन कब आएगा पता नहीं। बटवे जो होते हैं वो भी, और बादला जो है वो कहां के हैं, जोधपुर की। एक आती है ओढ़नी, डूंगर साई की ओढ़नी, ये भी जोधपुर की है। एक होते हैं एल्यूमिनियम के खिलौने, ये भी जोधपुर के हैं। ये सब आप जोधपुर में याद रख सकते हो, सबसे फेमस होता है यही। फिर आती है साहब बीकानेर। बीकानेर में आरएस में आई थी आला गीला कारीगरी। उसके बाद में बीकानेर की निजी विशेषता आपने पढ़ी है, उस्ता कला। मंदिरों की दीवारों पर जैन परिवार करता था मतरेणा कला। गांव में चलती है सुराई। और उसके बाद में पंदारी मोदक, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। पंदारी मोदक कहां के फेमस है, मोदक होते हैं गोंद के लड्डू, और ये सबसे अच्छे बनते हैं कहां, बीकानेर। सबसे पहले आला गीला कारीगरी खूब आती है, इसके बारे में मैंने कल्चर में बता दिया। अराइसा पद्धति चित्रकला में, जो गीली दीवार और सूखी दीवार पे होती है, गीली पे होती है तो उसको फ्रेस्को बुनो कहते हैं, और सूखी भी होती है तो फ्रेस्को सेको कहते हैं। वो अराइसा पद्धति इटली की देन है, सेगावाटी में इसको पना कहते हैं। और बीकानेर वाले इनसे बोला नहीं गया, बोला आला गीला ही है। तो आली दीवार और गीली दीवार पे होती है, इसलिए क्या नाम दे दिया, आला गीला। ये सबसे पहले आरएस में पूछा गया था। ये ऊंट की खाल पे होती है, उस्ता कला। अच्छा, उस्ता कला के बारे में आप सबको पता भी होना चाहिए, और इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले आप बताओ जोधपुर में क्या क्या थे, बादड़ा और बटवे, एल्युमिनियम के खिलौने, ओढ़नी कौन सी, डूंगर साइक। ठीक है, ये याद रखनी थी, ये आपको बताइए। अब बात आती है उस्ता कला की। उस्ता कला ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी क्या कहलाती है,
उस्ता कला कहलाती है। इसका जो पहला कलाकार पुलिस में पूछा गया, भाई ऊंट से ईरान की कला है ये, तो मुस्लिम समुदाय का ही व्यक्ति होगा। कादर बख्श इसका पहला कलाकार था। इसके बाद में एक आता है इलाही बख्श, और इलाही बख्श ने क्या किया, यहां पर महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बना दिया। महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया। उसके बाद में एक बंदा होता है हनीफ उस्ता, ये फैक्ट है भाई। हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्र बनाया। चित्रकारी और सबसे प्रसिद्ध कलाकार, ये आपको पढ़ा रखा है, हिमदुद्दीन उस्ता, हिमायुद्दीन जिसको बोलते हैं, हिमदुद्दीन या हिमायुद्दीन उस्ता, जिनको 74 में पद्मश्री भी मिला था। और ये वो कलाकार हैं जिन्होंने एक स्कूल शुरू की, कैमल मतलब ऊंट, हाइड ट्रेनिंग स्कूल, ताकि अपने प्रदेश में इस कला को बढ़ावा दिया जा सके, बच्चे इससे जुड़े इस कला से और इस कला को सीख सकें। तो ये अपने हिमायुद्दीन उस्ताद, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो। तो उस्ता कला किस पे होती है, ऊंट की खाल पर। पहला कलाकार कादर बख्श, बोलो कादर बख्श। और इलाही बख्श ने किसका चित्र बनाया, गंगा सिंह का। हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर चित्रकारी। और प्रसिद्ध कलाकार हिमायुद्दीन उस्ता। ये सारी आप याद रख लो, है ना। और एक बार उतारो इसको, जोधपुर बीकानेर समाप्त। लिख ले भाई जो नहीं लिख रखी। दोनों बात एक ही, अभी बताया भी तो था, इमामुद्दीन, इसामुद्दीन, हिमायुद्दीन, सबकी अलग अलग बोलते हैं। हम्म, लिख दिए रे। हम्म, क्या लिख लिए। पणा बोलते हैं, शेखावाटी में इसका नाम पणा होता है।
लिख दिया। बीकानेर में कुप्पी भी प्रयोग की जाती है। पानी की बोतल होती है ये, चमड़े से बनी हुई होती। अरे सीधा आएगा, कुप्पी कहाँ की है, तो बीकानेर की है। खूब लेके घूमते हैं मारवाड़ के लोग पानी पीने के लिए। एक मुनावत्ती कला है तो भी यही आएगा, बीकानेर। ये उस्ता कला के बारे में ही है, दूसरा नाम बताते। उस्ता कला का अन्य नाम हो मुनावत्ती कला, पर ये ऊंट पे नहीं होती है, ये होती है मंदिर की दीवारों पे, इसलिए इसको वहां पे मुनावत्ती बोलते हैं। उस्ता कला का मतलब भी यही है कि स्वर्ण युक्त नक्काशी, कहीं भी हो सकती है वो, जरूरी नहीं है। लिख दिया क्या? लिख लिया। देखो बड़े बड़े जिले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अब आपको एक कास्ट कला पढ़नी है, देखो सुनना।
कास्ट कला मतलब लकड़ी का काम, और ये होता है बस्सी चित्तौड़। कास्ट कला में आती क्या क्या है, जैसे कावड़, गणगौर, उसके बाद में अगली बात आती है देवान, बेवान, ये बोलते हैं। एक होते हैं लकड़ी के झूले, एक होते हैं लकड़ी का, ये आया हुआ सवाल है, नक्काशीदार फर्नीचर, एक होते हैं लकड़ी के खिलौने, एक मिट्टी के खिलौने। अरे बातें नहीं रे, देखो ये लकड़ी का काम है, कावड़ लकड़ी की बनती है, और कावड़ का जो कलाकार है, ये ऐसे याद रख लो, कावड़ मांग के लाए, क्योंकि अपन यहां से तो लाते ही नहीं है, ये तो हरिद्वार से मांग के लाए, तो कलाकार का नाम है मांगी लाल, कई बार पूछा गया है। गणगौर जो है, इसको बनाने का काम प्रभात जी सुथार, सुथार होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। और देवान बेवान क्या होता है, मंदिर नुमा कलाकृति में मूर्ति स्थापित करना, जैसे मंदिर नुमा कलाकृति तो कावड़ होती है, उसमें अगर भगवान स्थापित कर दिए तो देव विमान, तो देवान, और गांव में बेवान बोलते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हो, मंदिर नुमा कलाकृति में अगर मूर्ति स्थापित कर दी। झूले से जोधपुर, लकड़ी के छोटे छोटे झूले मिलते हैं, और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, नक्काशी की जाती है फर्नीचर पे भी। लकड़ी के खिलौने उदयपुर, और मिट्टी के खिलौने बू नरावता, ये सवाल आया पटवार में। और दूसरा श्यामोता, श्यामोता सवाई माधोपुर, और बू नरावता नागौर, ये पटवार में पूछा गया था, बोर्ड वही है। तो मिट्टी के, और ये खूब पूछा जा रहा है लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, तो ये सब याद होनी चाहिए। तो काठ का काम कहां पे होता है, बोलो, बस्सी चित्तौड़, याद रखना इस बात को। और बस्सी चित्तौड़ में कावड़ बनती है, कावड़ के कलाकार कौन थे, गणगौर के प्रभात जी सुतार, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है देवान, मंदिर नुमा कलाकृति में क्या स्थापित करो, देवता, तो देव विमान, जैसे जल झूलनी एकादशी को नहीं देखा गया, तो वो देवान बेवान। लकड़ी के झूले कहाँ के हैं, जोधपुर, झूले से जोधपुर, और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, तो ये बात याद रखनी है सभी को। अच्छा, कावड़ का काम कौन सी जाति करती है, ये भी पूछा जा सकता है, खैरादी। और इसमें कौन से रंग का प्रयोग होता है, लाल और काला, इसमें लाल काले रंग का ज्यादा प्रयोग करता है, तो आप लिख सकते हो। ये लकड़ी का काम पूरा एक साथ हो गया।
लिख दिया क्या है? उसके बाद में देखो शेखावाटी, इस एरिया की कौन कौन सी कला है देखो। एक है बंदेज कला, एक है बातिक कला, एक है पेचवर्क, एक चट्टापट्टी भी बोलते हैं इसको, एक गोटा। ये सब शेखावाटी की याद रखने हैं। देखो सबसे पहले सुनो, बंदेज कला का मतलब होता है कपड़े को बांध के रंग चढ़ाना, है ना, इसलिए उसको बंदेज कला कह देते हैं। टाई एंड डाई, बांधो और रंगो, इसका मतलब ये होता है बंदेज कला का। और बंदेज कला यहाँ की नहीं है, बंदेज कला है मुल्तान की। कहाँ की कला है? यानी कि ये मुल्तान की कला थी, और मुल्तान से आई थी मारवाड़। मुल्तान से कहां पहुंची? मारवाड़। मारवाड़ में जैसे आप शेखावाटी की बात कर सकते हो, ज्यादातर शेखावाटी में चूरू, यहां पे इस कला का कार्य हुआ है। और यहां पर एक कलाकार हुआ करते थे तैयब, शेखावाटी में तो थे इसके फूल बाटी, और एक था बाग बाटी। ये दोनों तो यहां पे काम करते थे। फिर यहां से मारवाड़ में अगर बात करें तो जोधपुर, जोधपुर में इसकी अंतरराष्ट्रीय मंडी है, जहां से और जगह भी जाता है ये कपड़ा। और जोधपुर के कलाकार थे इसके तैयब खान, ठीक है। और बंदेज कला का उल्लेख जो है कि बंदेज कला भी कोई कला है, इसका उल्लेख किया था बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट ने कौन से ग्रंथ में किया? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में इस कला के बारे में लिखा गया है। मतलब बहुत प्राचीन कला है इसका, मतलब कपड़े को बांध के रंगा जाता था। अब भूल गए सब। शिखर शेखावाटी से बाइक लेके आता था कोई व्यक्ति, और जो महिला, भाई गांव में कहाँ पैसा था, गरीब लोग ही रहते थे, महिलाओं का पोमचा है, ऐसा कुछ भी कला है, उसका रंग उतर गया तो वो व्यक्ति आते और उससे वो रंग के चले जाया करते, फिर वो ही रह जाती ओढ़नी और वो फिर चल जाती। अब तो नहीं ला सकती हैं, पहले तो था ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। तो इसीलिए याद रख सकते हो कि बाण भट्ट के हर्ष चरित्र ग्रंथ में अगर किसी का उल्लेख मिला तो वो कौन सी कला है? बंदेज। जो मारवाड़ शेखावाटी चूरू में होता है, फूल बाटी बाग बाटी इस प्रदेश के इसके कलाकार थे। और अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध कलाकार तो कौन था? तैयब खान साहब, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है ना, ये आपको याद रख लेना है। तो थोड़ा सा याद होना चाहिए ये चीजें। उसके बाद में इसका उल्लेख किसमें मिला? तो बाण भट्ट ने किया था। तो बंदेज कला का मतलब कपड़े को बांधो और रंगो, कपड़े को बांध के क्या करनी है? रंगाई, टाई एंड डाई, ठीक है। और ये सबसे पहले कहां से आई है? मुल्तान से मारवाड़। मारवाड़ में कहा? चूरू, शेखावाटी। चूरू, चूरू के कितने कलाकार थे? दो, एक का नाम बाग बाटी और
फूल बाटी। उसके बाद जोधपुर के कौन थे? तैयब खान साहब। जोधपुर में इसकी कैसी मंडी है? अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, जोधपुर में है। और उसके बाद में इस कला का उल्लेख किसमें मिला? हर्ष चरित्र में। जो किसने किया? बाणभट्ट। उसके बाद में अगली आपके सामने है बातिक कला। अब बातिक कला क्या होती है? कोई भी कपड़ा होता है, उसमें बाल्टी में मोम का घोल बना के रखते हैं, उस कपड़े को उसमें डाल देते हैं, वो मोम उस कपड़े पे चिपक जाता है और मोम चिपका के और फिर उस पर चित्रकारी कर देते हैं। कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? बातिक कला। याद रह जाएगी। इसका कलाकार था रायजादा। बातिक कला का रायजादा उमेश चंद्र। पेचवर्क और चट्टापट्टी दोनों सेम सेम होते हैं। पेचवर्क जो होता है उसका मतलब यह है कि आपके पास में कोई कपड़ा है और वो खराब हो गया, आपने उसको काट लिया और फूल बना लिया और दूसरे कपड़े पे सिल दिया। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पे सिलना क्या कहलाता है? पेचवर्क। याद रह जाएगी। जैसे पहले घोड़े, गधे, ऊंट, इन सब की झूल बनाई जाती थी पेचवर्क से। झूल मतलब साइडों में नहीं लटकी होती, तो ये बंदरवाल टाइप की चीजें है ना, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में आती है गोटा। और गोटा सब समझते ही हैं कि भाई किनारियों पे लगता है ना। इसके प्रकार होते हैं लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, मुकेश, ये सब बताएंगे। एक बार आप लिखिएगा बंदेज कला। और बंदेज कला में लिखो, बंदेज कला में लिखो क्षेत्र शेखावाटी, जयपुर, सब जगह ही होता है, जोधपुर, चूरू, शेखावाटी, जयपुर, जोधपुर, चूरू। जयपुर, जोधपुर और चूरू लिख दिया। उसके बाद में लिखो कपड़े को बांधकर रंग चढ़ाना। कपड़े को बांधकर रंग चढ़ाना, कोष्टक में करना टाई एंड डाई। आया हुआ सवाल है ये। टाई एंड डाई, बांधो और रंगो, ये लिख लो। बांधो और रंगो, तो टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। लिख दिया। उसके बाद में लिखो इस कला का उल्लेख, इस कला का उल्लेख सर्वप्रथम बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र ग्रंथ में किया। इस कला का उल्लेख सर्वप्रथम बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र ग्रंथ में किया। लिख दिया। उसके बाद में लिखो इस कला के प्रसिद्ध कलाकार तैयब खान। तैयब खान अंतरराष्ट्रीय मंडी, जोधपुर। अंतरराष्ट्रीय मंडी, जोधपुर लिख दिया। अन्य कलाकार फूल बाटी और बाग बाटी। अन्य कलाकार फूल बाटी और बाग बाटी। लिख दिया। उसके बाद में लिखो बातिक कला, खंडेला सीकर। बातिक, खंडेला सीकर, कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रकारी करना।
कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रकारी करना। कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रकारी करना। कलाकार उमेश चंद्र और रायजादा। उमेश चंद्र और रायजादा। पेचवर्क। खंडेला सीकर। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर सीलना। कपड़े को काट पर दूसरे कपड़े पर सिलना। जूल बनाते हैं ना। ये इसकी सामग्री पूछी गई थी, क्या क्या प्रयोग में लिया जाता है। ये आया था एक बार वीडियो के पेपर में। सूप, हुरमजी, आरी, भरत का संबंध किससे है? पेचवर्क, चट्टापट्टी भी इसके नीचे लिख देना। गोटा कहाँ का है? खंडेला सीकर और बिनाय अजमेर। इन दोनों जगह का फेमस है। इसके प्रकार होते हैं लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, मुकेश, और एक आता है आजकल चौमासा। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आए भी हैं। और अठमासा। ये दोनों भी इसके प्रकार है। सेम है, पेचवर्क का ही रूप है ये।